जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। अब भूगोल की श्रृंखला में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज का हमारा विषय है भू संचलन अर्थात अर्थ मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि भू संचलन है क्या। एक स्टेटमेंट है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब यह तो पृथ्वी जो है उसमें प्रकृति है, यह प्रकृति में पृथ्वी है। दोनों ही स्टेटमेंट दोनों मायने में सही होंगे। अगर हम सोलर सिस्टम के अनुसार देखें तो वो भी एक नेचर है, उसका भी एक नेचर होता है, उसी में हमारी पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी में देखें कि पृथ्वी में क्या है, तो पृथ्वी में भी प्रकृति है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी का जो प्रकृति है उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो ओवरऑल हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्यरत हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है हमारा, पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्यरत हैं। पहला अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्जात बल क्या होते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन होते हैं। तो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी यहीं हम डिस्कस करेंगे कि जो अंतर्जात बल होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठते हैं और उन्हीं के कारण जो भी मोमेंट होते हैं वो मोमेंट का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। वो चाहे अंशकालिक हो या दीर्घकालिक हो, कम समय के लिए हो या लंबे समय के लिए हो, लेकिन वो परिवर्तन हमें देखने को जरूर मिलते हैं। जैसे देखिए आगे क्या है, वेट, हाँ ओके। इस बल से पृथ्वी में दो प्रकार के संचलन होते हैं। पहला क्षैतिज संचलन, जिसको हॉरिजॉन मूवमेंट कहते हैं। दूसरा होता है लंबवत संचलन। अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि क्षैतिज संचलन कैसे होते हैं। जब दो प्लेटें या तो एक दूसरे के पास आएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये तो पैरेलल चलेंगी। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो ये होता है हमारा क्षैतिज संचलन। क्षैतिज संचलन के माध्यम से पर्वतों, पठारों, मैदानों का निर्माण होता है। जबकि लंबवत संचलन से, जो हमारा लंबवत संचलन होता है, वर्टिकल संचलन होता है, जब कोई चट्टान एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी, ऐसे संचलन को हम लंबवत संचलन कहते हैं। और ऐसे संचलन से घाटी या पर्वतों का भी निर्माण हो सकता है। तो पर्वतों का निर्माण दोनों स्थिति में हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे पर्वत हैं जैसे ब्लैक माउंटेन, हॉर्स माउंटेन, तो ये सब लंबवत संचलन के उदाहरण हैं। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए वो कौन से हैं। एक आकस्मिक बल या आकस्मिक संचलन, सडन मोमेंट क्या होता है। आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती हैं तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ज्वालामुखी कि विस्फोट द्वारा अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का धरातल के नीचे सिल, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ आदि रूपों में प्रवेश हो जाता है। धरातल के ऊपर के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के शंकुओं आदि का निर्माण होता है। भूकंप के कारण कुछ क्षणों के अंदर ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण होता है। तो ये हमने लिखा है आपको समझने के लिए। बाय द वे, अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अब समझने का हम प्रयास करते हैं कि आकस्मिक संचलन होते क्या हैं। सपोज करिए कि किसी क्षेत्र पर, अभी यहाँ उसको छोड़ते हैं, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आकस्मिक संचलन के दो कारण हैं। पहला भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी।
तो पहले हम भूकंप को समझने का प्रयास करते हैं कि भूकंप से आकस्मिक संचलन कैसे होते हैं। सपोज करिए किसी क्षेत्र में भूकंप आया और उस भूकंप से वहां के मकान, वहां की सड़कें और वहां के पेड़ पौधों में विनाशकारी प्रभाव देखने को मिला। जैसे मकान गिर गया तो वहां का स्थल रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कोई पर्वत है, ऊंचा उठा हुआ था, उसमें लैंडस्लाइड हो गया तो वहां भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम भूकंप से संबंधित आकस्मिक संचलन को देख सकते हैं। अब ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती हैं? ज्वालामुखी के माध्यम से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी का जो लावा होता है, लावा तब कहते हैं जब वो पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर आकर फैल जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। लेकिन जब वो मैग्मा धरातल की सतह पर नहीं आ पाता, आंतरिक भागों में ही प्रविष्ट होकर ठंडा होने लगता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया था, सिल, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ इत्यादि। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में जमा हुआ आग्नेय चट्टान का रूप है, जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सिल, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ इत्यादि। लेकिन जब मैग्मा धरातल पर आकर फैल जाता है तो वो लावा कहलाता है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो उससे लावा पठार, लावा मैदान इत्यादि का निर्माण हो जाता है। कभी कभी इतने आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं जिससे बड़े बड़े खाई का निर्माण हो जाता है, जिनमें फिर उन खाइयों में पानी भर जाता है तो सागर अर्थात झील का रूप ले लेते हैं। तो ये है हमारा क्या, आकस्मिक संचलन। ये आज का टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है बहुत ही मतलब जटिल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन भूगोल की यही जान है। इसी के माध्यम से सारे हमारे लैंडफॉर्म्स समझ में आएंगे कि लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और उनमें साइकिल कैसे होता है इत्यादि चीजों को समझने की कोशिश हम फिर आगे करेंगे। पटल विरूपणी संचलन क्या होता है? पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत एवं क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं। इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है तथा बृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पटल विरूपणी संचलन का तात्पर्य यह है कि ये बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं। कई लंबे समय बाद इनका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हमें तुरंत प्रभाव को देखने को मिल रहा है तो वो आकस्मिक हो जाएगा, और लंबे समय के बाद देखने को मिलती हैं चीजें तो वो हमारी पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत आ जाती हैं। पटल विरूपणी संचलन जो भी होता है वो वर्तमान में समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन लंबे वर्षों बाद, जैसे कई हजारों साल बाद धीरे धीरे देखने को मिलता है तो वहां वो चीजें बदली हुई दिखाई देती हैं, तब समझ आता है कि यहाँ कुछ न कुछ संचलन हुआ है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न भाग पर एक फॉल्ट हो रहा है तो वो धीरे धीरे चौड़ा होता चला जा रहा है, तो वहां ये पटल विरूपणी संचलन कार्य कर रहा है। हिमालय प्रति वर्ष 2 से 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वहां भी पटल विरूपणी संचलन हो रहा है। हमारी जो प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या हो रही हैं, खिसक रही हैं, जिस कारण से भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इस कारण इसका भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये भी एक पटल विरूपणी संचलन है। जैसा कि इसमें कहा गया कि इसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है महादेशी संचलन, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो अभी हम महादेशी संचलन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम इपेरोजेनेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। इपेरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज, जिसका
शाब्दिक अर्थ महाद्वीप होता है, तथा जेनेसिस जिसका शाब्दिक अर्थ उत्पत्ति होता है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एपिरोज और जेनेसिस। अब यहां आपको समझ में आ जाएगा। एपिरोज का तात्पर्य महाद्वीप, जेनेसिस का मतलब है उत्पत्ति। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान एवं अवतलन, निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं? उत्थान होगा, अवतलन होगा, निर्गमन होगा, निमज्जन होगा। ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका हैं। ये जो क्रिया हैं ये सब लंबवत संचलन का परिचायिका है। लंबवत का तात्पर्य है कि दो चट्टानें ऊपर नीचे जाएंगी, एक चट्टान ऊपर एक चट्टान नीचे, ऐसे। ये है क्षैतिज संचलन है ये वाला। लेकिन लंबवत संचलन कौन सा है? ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। कोई चट्टान ऊपर जा रही तो कोई चट्टान नीचे आ रही, इस प्रकार संचलन होगा। आगे देखते हैं। दिशा के आधार पर इसे पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक ऊपरमुखी संचलन, दूसरा अधोमुखी संचलन। तो ऊपरमुखी संचलन का समझने का प्रयास करते हैं, जिसको हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। इस संचलन के कारण महाद्वीप दो तरह के उत्थान होते हैं। महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है। इसे हम उत्थान अर्थात अपलिफ्टमेंट या उभार कहते हैं। यह समझ आया? उसके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये दो महाद्वीप हैं, ये हाथ मेरे देख रहे हैं, सॉरी ऐसे हाथ देख पा रहे होंगे। अगर इसके ये बराबर हैं और इसका एक भाग ऊपर उठ जाए, ऐसे उठ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ अपलिफ्टमेंट हो गया। ये वाला स्टेबल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो ए पार्ट है वो स्टेबल है, बी वाला ऊपर उठ गया, तो इसको हमने कहा कि अपलिफ्टमेंट। वही कह रहा है कि महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान या उभार कहते हैं। दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग, दूसरे वर्ग में हम क्या पढ़ते हैं? महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है। सपोज करिए, अब देखिए ये सागर तल है और ये महाद्वीप है। अब सागर तल से ऊपर उठ जा रहा है ये। इस प्रकार की स्थिति में हम उसको कहेंगे, सागर तल से जब ऊपर उठ जाता है तो इसको हम कहेंगे कि निर्गमन अर्थात इमरजेंस हो गया है। ठीक, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अधोमुखी संचलन क्या होता है? डाउनवर्ड। ये ऊपर के दोनों हुआ था, उसमें पहले में क्या हुआ था? पहले में दो सतह थी, ऊपर उठा था, एक सतह ऊपर उठ गई थी, जिसको हमने कहा कि उसका उत्थान हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है। लेकिन इसमें क्या हुआ था? सागर, दूसरे वाले में सागर सतह थी और एक भाग ऊपर उठ गया था, सागर सतह वहीं रह गई थी, तो उसको कहते हैं हम इमरजेंस हुआ था। अधोमुखी में क्या होता है? इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भागों में दो तरह के धसाव होते हैं। उसमें दोनों तरह के भाग ऊपर उठे थे, इसमें दोनों तरह के भाग नीचे धसेंगे। प्रथम भाग में स्थल का स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धस जाता है, इस क्रिया को हम अवतलन कहते हैं। जैसे दो भाग हैं, उसमें एक हमने ऊपर उठा दिया था, इसमें ऊपर नहीं जाएगा, इसमें क्या करेगा? नीचे जाएगा। एक भाग स्टेबल रहेगा और एक भाग नीचे चला जाएगा। जैसे ही नीचे चला जाएगा तो ये क्रिया बन जाएगी, इस क्रिया को हम अवतलन की क्रिया कहेंगे। दूसरे में क्या होता है? दूसरे रूप में स्थल खंड सागर तल से नीचे चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये सागर तल है और ये स्थल है, ये वाला स्थल है और ये सागर तल है, तो ये स्थल खंड सागर तल से अगर नीचे चला जाए तो इस क्रिया को हम निमज्जन अर्थात सबमर्जेंस कहते हैं। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीपीय भाग, महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भागों या सागरीय भागों में ही होगी। सेम वैसे निर्गमन और निमज्जन, इमरजेंस और सबमर्जेंस। इमरजेंस में एक सागर तल से कोई स्थल ऊपर उठता है और सबमर्जेंस में सागर तल से जुड़ा हुआ भाग कोई नीचे धंसता है।
तो वो हो जाता है सबमर्जेंस। तो इमरजेंस और सबमर्जेंस क्रिया हमेशा सागर तटीय भागों में या सागर के मध्य कहीं घटित होती हैं, यानी कि जल का होना अति आवश्यक है। लेकिन अपलिफ्टमेंट और अवतलन, ये दोनों, उभार और अवतलन, ये क्रियाएं कहीं भी घटित हो सकती हैं, सागर तल पर भी घटित हो सकती हैं और महाद्वीपीय भागों में भी घटित हो सकती हैं। तो ये आज का ही इतना ही था, और मुझे लगता है कि ये आपको काफी समझ में आया होगा। थोड़ा टफ तो है ये, थोड़ी सबमर्जेंस, इमरजेंस, अवतलन, उभार, ये थोड़ा अभी 2-3 टॉपिक ऐसे और हैं, इसका भी 3 वीडियो बनेंगे। इसमें हमने एक वीडियो में अभी कुछ बेसिक लिए हैं, जितने भी उसके बेसिक्स थे उसी को हमने इंक्लूड करके इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ लगता है कि यहाँ परिवर्तन योग्य हैं या आपको ऐसा नहीं ऐसा बताना चाहिए, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम आपका सम्मान करते हैं। आप कमेंट करिए और सपोर्ट करिए, एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं कि रेयर में ही समझ में आते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस प्रकार के वीडियो बनाए। और भी नई टॉपिक थे इजी हम वहाँ भी बना सकते थे, जो चित्रों के माध्यम से होते हैं। इनमें चित्र भी नहीं हम इंक्लूड कर सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट वाला कैसे कर दें, मिलेगा तो बड़ी मुश्किल में मिलेगा। खैर ये बात की बातें हैं। So thank you, and support me, subscribe my channel, and share, like, and comment compulsory. Okay, thank you, bye bye.